हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। ठीक है, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, किस तरीके से इसके फॉर्मेट है, इसकी क्या इंफॉर्मेशन है बेसिक, वो सारा कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कि कैश के फ्लो को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अगर इन जनरल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कैश के फ्लो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैश के फ्लो को क्या बताता है, अपने स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है, तो वो स्टेटमेंट आपके कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश का फ्लो कैसे भी हो सकता है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। मतलब बिजनेस के अंदर जो कैश आता है और जो कैश जाता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, उस चीज को ही क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा ये देखा जाता है कि बिजनेस में कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से कैश हमें मिल रहा है और कहाँ कहाँ कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हम उस कैश को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में भी डालते हैं। दैट समराइज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंटरिंग एंड लिविंग अ बिजनेस। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक वित्तीय विवरण है जो कि क्या करता है कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट की जो अमाउंट है, वो जो एंटर होती है बिजनेस में और बिजनेस से जो जाती है, उसको क्या करता है, एक समराइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपके क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अब इस डेफिनेशन का अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ से आपकी दो बातें आती है कि एक तो ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक और बात क्या आ जाती है, कैश एंटरिंग होता है और जो लिविंग होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इनफ्लो, कैश का इनफ्लो, और कैश का हम क्या कह सकते हैं, आउटफ्लो। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब देखिए इसमें इस डायग्राम को हम समझते हैं। ये डायग्राम आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इस चीज को अच्छी तरीके से क्या बता देता है। देखिए एक डायग्राम है आपके सामने, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात की गई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात यहाँ पे की गई है। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, कैश इन हैंड आता है। ठीक है, जो हमारे पास कैश का बैलेंस है वो आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है। ठीक है, और जिसे हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कहते हैं ना, जो कि जल्दी से क्या हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ गया, एक तो आपका आ गया कैश बैलेंस, एक आपके आ गया बैंक बैलेंस। ठीक है, और एक आपके ऐसे एसेट्स जो कि जल्दी से क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी आपके कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो इनफ्लो है, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं हम, उसका जो इनफ्लो है मतलब वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और उसका जो आउटफ्लो है मतलब वो कहाँ यूज किया जा रहा है, ये जो रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैश
फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बिजनेस के अंदर जो ये कैश का मूवमेंट होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसके बेस पे ये जो कैश का मूवमेंट है ये होता है, ठीक है। तो कैश का जो ये मूवमेंट है वो हो सकता है 3 कारणों से, ठीक है। एक तो कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो कि किससे रिलेट करती है, बिजनेस से रिलेट करती है, सेलिंग से रिलेट करती है, ठीक है, सेल्स से रिलेट करती है, जो एक्टिविटी सेल्स से रिलेट करती है, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करती है, तो वो एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस को हमको सेल्स करने के लिए या परचेस वगैरह जो हम करते हैं उसके लिए जो हम कैश का यूज़ करते हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। और इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होते हैं, असेट्स वगैरह जो होते हैं बिजनेस में, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं बिजनेस में, उनकी वजह से जो कैश आना और जाना होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। फिर अगर हम बात करें तो एक आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिजनेस का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल हो गई, जिसमें डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, जो डेब्ट्स हो गए, ये जो चीज़ें होती है ये सारी इसके अंदर आ जाती है। तो इसकी वजह से कैश का आना और जाना बिजनेस के अंदर चलता रहता है। तो मूवमेंट के ये कारण है, ये एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से कैश का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। इसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो कैश इनफ्लो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी से कितना कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास फाइनल जो है नेट कैश बैलेंस कितना बच रहा है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम फ्यूचर में हमारे कैश का जो भी अमाउंट है उसको क्या कर सके, हम फोरकास्ट कर सकें, ठीक है। बिजनेस को हमेशा ये पता रहे कि उनका जो कैश है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और फाइनली उनके पास कितना बैलेंस बचा रह सकता है। इस चीज़ को फोरकास्टिंग करने के लिए, बजट बनाने के लिए, ठीक है, बिजनेस के अंदर कई तरह के डिसीजंस लेने के लिए और कई तरह की पॉलिसीज़ बनाने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, एक तरह का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब हमने जो ये मूवमेंट ऑफ कैश देखा ना, देखिए कैश का जो ये मूवमेंट हमने देखा है कि वो कहाँ कहाँ से कितना कितना होता है, तो ये मूवमेंट जो होता है ये ऑपरेटिंग से होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है, ठीक है। तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में ये 3 ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में कैश क्या होता है, इनफ्लो होता है, या फिर कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। इसके ये 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो ऑपरेटिंग की वजह से हो, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संचालन, क्या कहते हैं, संचालन या परिचालन। ऑपरेटिंग को कहते हैं संचालन या परिचालन, जिसके जो बिजनेस का जो काम होता है, बिजनेस जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उस गतिविधि के लिए, जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी चीज़ का सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो परिचालन में या संचालन में आती है। फिर यहाँ की बात करें तो विनियोग, इन्वेस्टिंग का मतलब विनियोजित या विनियोग, ठीक है। फाइनेंसिंग का मतलब वित्तीय क्रिया है, फाइनेंसिंग का मतलब वित्तीय क्रिया है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये बात हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, देखिए सोर्सेस और यूजेस ऑफ कैश फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज और द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। अगर देखिए कैश का जो यूज है या कैश कहाँ से जनरेट हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और
कैश सर्विस कर रहे हैं, जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे जनरेट हो रहा है, ओवरऑल मतलब प्रोडक्शन से रिलेट करता हो या बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करता हो, तो कैश का वो यूज़ या फिर कैश का जो वो सोर्स है वो दोनों ही कौन सी एक्टिविटी से कहलाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहलाएंगे। ठीक है, देखिए सोर्सेज का मतलब होगा कि कहाँ से कैश आता है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात कर सकते हैं, इससे हमें क्या होता है? कैश सोर्स, कैश का सोर्स रिसीव होता है। ठीक है, इससे हमें कैश रिसीव होता है जिसे हम इनफ्लो कहते हैं, और यूजेज ऑफ कैश को क्या कहते हैं? आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो आउटफ्लो कहाँ हो सकता है? परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस से रिलेट करती हो, प्रोडक्शन से रिलेट करती हो, या बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है उसके सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी से रिलेट करती हो, तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर हम फर्स्ट बात करें तो कौन सी आ जाती है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स है, वस्तुओं का विक्रय है, ठीक है, और सेवाओं का जो विक्रय है वो इसके अंदर आता है। इसकी वजह से कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। ठीक है, इसकी वजह से कैश इनफ्लो होता है। फिर परचेज ऑफ गुड्स की बात करें तो ये भी बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्टीशन है, बट इसकी वजह से कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। ठीक है, कैश का आउटफ्लो होता है। फिर सैलरी एंड वेजेस, ये भी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को ही दी जाती है। ठीक है, बिजनेस के वर्कर को दी जाती है, इसकी वजह से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। ठीक है, फिर हम बात करें रेंट एंड इंटरेस्ट, ये भी बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस है, तो इसकी वजह से भी आउटफ्लो होता है। एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू इनकम। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो तो कैश का आउटफ्लो बताते हैं। ठीक है, और ये जो रिवेन्यू इनकम है इससे हमारा कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो एक्टिविटी आती है जो कि बिजनेस जिसके लिए बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए बिजनेस को एस्टैब्लिश किया गया है, उस चीज़ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो एक्टिविटी आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है। जिसके लिए वो बिजनेस काम कर रहा है, जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रहा है, जिस चीज़ को वो सेल कर रहा है, उसके लिए जो भी परचेज कर रहा है, जो भी एक्सपेंसेस दे रहा है, ठीक है, या जो भी इनकम रिसीव कर रहा है, वो सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसे हिंदी में हम कहते हैं विनियोजन क्रियाएं। क्या कहते हैं? विनियोजन क्रियाएं। विनियोजन क्रियाएं विनियोजन क्रियाएं कौन सी हो सकती है बिजनेस के अंदर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये होगा कि बिजनेस के जो भी कैश है या कैश का जो भी फंड है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर बिजनेस के असेट्स को परचेज करने के लिए यूज़ हो रहा है, या असेट्स को सेल करने से हमें जो कैश है वो रिसीव हो रहा है। तो वो एक्टिविटीज़ जो होगी जो कि हमारे असेट्स से रिलेट करेगी। बेसिकली जो असेट साइड होती है, असेट साइड में एक तो आपके फिक्स असेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक आपके इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। तो फिक्स असेट्स को सेल या परचेज करना, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेज करना, इससे रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो आपके किस में आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं आगे। देखिए सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश। ठीक है, सोर्स और यूज जो हो रहा है कैश का फ्रॉम द बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट है उससे, चेंज इन द इक्विपमेंट, ठीक है, बिजनेस के जो भी इक्विपमेंट है, जो भी साधन है उसमें, या फिर असेट्स में, या फिर इन्वेस्टमेंट में, रिलेट टू द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है,
देखिए, तो ऐसा मतलब कैश का जो यूज़ है या कैश का जो सोर्सेज है वो बिजनेस के असेट से, इक्विपमेंट से या इन्वेस्टमेंट से रिलेशन रखता है, उसके सेलिंग या परचेज से रिलेटेड, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है वो सारा जो कैश इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेट रखता है, ठीक है, वो सारा आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आ जाती है वो हम देखते हैं। एक तो आता है परचेज और सेल ऑफ असेट्स। पहली बात तो असेट से रिगार्डिंग जो परचेज और सेल्स है उसकी एक्टिविटी इसके अंदर आती है। परचेज और सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है परचेज और सेल्स करने से रिलेटेड वो इसके अंदर आती है। और एक बात आ जाती है इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट और ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड, ये दो चीज़ें जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी आएगी, लेकिन वहाँ पे कैसी आएगी? पेड आएगी, ठीक है। अगर हम पेड करते हैं डिविडेंड तो इसका मतलब हम शेयर कैपिटल पर पेड कर रहे हैं, तो वो तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट रखता है, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन जो भी है या फिर डिबेंचर्स जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेड कर रहे हैं, तो वो तो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या रखेगा? रिलेशन रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं हम रिसीव्ड, ठीक है, तो रिसीव्ड तो किस पे हो सकता है कि बिजनेस ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके ऊपर ही रिसीव्ड हो सकता है। या तो बिजनेस ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स में कर रखा हो कहीं पे, ठीक है, कहीं के शेयर्स खरीद रखे हो तो उन्हें क्या रिसीव हो सकता है? डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है। और अगर किसी बिजनेस ने किसी दूसरी सिक्योरिटीज़ में या दूसरे किसी भी जो बॉन्ड्स वगैरह हम कह सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब रिसीव्ड वर्ड होगा तो ये किससे रिलेट करेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्या कहते हैं? वित्तीय क्रियाएं। क्या कहते हैं? वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं के अंदर देखिए, वित्तीय क्रियाएं जो कि किससे रिलेट करती हो? हमारे जो कैपिटल है या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन और डेब्ट्स हैं उनसे क्या करती हो? रिलेट करती हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। कैश का जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो किससे रिलेट करता हो? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑफ कैश। ये किससे रिलेट करता हो? ये रिलेट करता हो या तो हमारे शेयर कैपिटल से, ठीक है, या फिर ये रिलेट करता हो हमारे लॉन्ग टर्म लोन या डेट से या फिर हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग से, ठीक है। तो अगर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है किसकी वजह से? शेयर कैपिटल को इशू करने की वजह से। शेयर कैपिटल हम इशू कर सकते हैं, ठीक है, हम रिडम्पशन कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, हम शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा? इनफ्लो होगा, कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा, कैश हमारे पास आएगा। अगर हम कर रहे हैं रिडम्पशन किसका? प्रेफरेंस शेयर का, तो इसकी वजह से क्या होगा? आउटफ्लो होगा कैश का, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? तो देखिए, अगर हमने शेयर कैपिटल इशू की तो इनफ्लो और रिडम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर का तो आउटफ्लो हो रहा है। और साथ ही में अगर हमने शेयर कैपिटल पर क्या किया? डिविडेंड पेड किया, ठीक है। अगर हमने शेयर कैपिटल पर डिविडेंड पेड किया तो ये भी हमारे किस में आ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इशू करना, रिडम्पशन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का कारण बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं या तो हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा? इनफ्लो होगा। और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये जो है लोन के रिगार्डिंग, अगर लोन की हम क्या कर रहे हैं, लोन टेकन कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो हमें इनफ्लो होगा। ठीक है, और अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं आउटफ्लो होगा। और अगर हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ध्यान रखना, रिसीव जो था वो इन्वेस्टिंग के अंदर था और पेड किस में आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लॉन्ग टर्म लोन की तरह ही होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इसके ऊपर पेड किया आपने तो वो आपके लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, कैश को इफेक्ट करेगा। और आपने बोरोविंग्स लिए हैं तो आपके कैश इंक्रीज होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, और आपने रीपेमेंट किया है तो आपके आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये तीनों एक्टिविटीज़ है आपकी इसके अंदर। तीनों एक्टिविटी को हमने देखा है। ये थी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये थी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इससे पहले हमने पढ़ा था ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी के बारे में अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। फिर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली